नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ ये पता होने के बावजूद भी अक्सर ये देखा गया है कि सिर्फ बचपन में ही सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कामकाज में और व्यस्त होने लगते हैं, सेहत को उतना ही इग्नोर करना हमारी आदत बन जाती है। इसीलिए लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करने और इसका ख्याल रखने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से शुरू की गई एक कंपनी टू एम्पावर हेल्थ मैनेजमेंट, और आजकल सोशल मीडिया की मदद से वायरल हो रहा है इनका प्रोडक्ट गेट एक्टिव। आइए देखते हैं। चलना यानी वॉकिंग एक सबसे आसान एक्सरसाइज है जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाकर हेल्दी और फिट रह सकते हैं। ये मानना है बेंगलोर के मोहम्मद नसीर का। लेकिन दिन रात मेहनत में जुटे यंग प्रोफेशनल्स के प्रायोरिटी लिस्ट में सेहत सबसे आखिरी नंबर पर होती है। इस गैप को देखते हुए और सेहत के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नसीम ने एक नया डिवाइस बनाया। इसमें बहुत सारे चीज़ें मेजर कर सकते हैं। स्टेप्स एक प्राइमरी डेटा मेजर करता है, कितने किलोमीटर आपने वॉक किया है, कितने टाइम आप एक्टिव रहे हो दिन भर के अंदर, और कितनी कैलोरीज आपने बर्न करी है। इवन रात को आप इस प्रोडक्ट को लेके यदि आप सोते हैं तो ये बताता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से सोए हैं, डिस्टर्ब रही है स्लीप आपकी या फिर काफ़ी शांत तरीके से आप सो पाए हैं। सो इट मेजर्स मल्टीपल पैरामीटर्स। लेकिन इस तरह के कई पेडोमीटर्स बाजार में पहले से मौजूद हैं। फिर गेट एक्टिव स्लिम में ऐसी क्या खासियत है जो इसे बाजार में अलग साबित करती है? ये डेटा जो है it goes on the mobile phone and on the computer, and it also goes from there into the social network like Facebook and Twitter and LinkedIn. Now you can start sharing this data with your friends, and not only sharing with them, you can also start competing with them, and that's where the sustainability of the product happens, because it is not just the matter of walking now, it's more of talking about how much you're walking to your friends and competing with them. एक्सरसाइज सिर्फ खुद तक सीमित न रहते हुए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसे शेयर करने का आइडिया काम कर गया, और इसी वजह से गेट एक्टिव को लोगों ने पसंद भी किया, क्योंकि दिन भर में आप अपने दोस्तों के मुकाबले कितने ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इस कंपटीशन से ग्राहक ज्यादा फिट रहने लगे और साथ ही कंपनी की सेल भी बढ़ी। इस इनोवेशन का अगला पड़ाव रहा कंपटीशन के रिवॉर्ड्स। यदि आप प्रॉपर्ली वॉक करेंगे तो यू अर्न गेट एक्टिव करेंसी, एंड ये करेंसी आप रिडीम कर सकते हैं एक्चुअल गिफ्ट्स के लिए, चाहे वो टी शर्ट्स हो, चाहे वो कैप्स हो, एंड वी आर टाइंग अप विद द मल्टीपल रिवॉर्ड प्लेयर्स, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो शूज़ बनाने की कंपनी हो, सो दे कैन स्टार्ट बेनिफिटिंग और रिवॉर्डिंग देयर यूजर्स एंड देयर बाय क्रिएटिंग मोर लॉयल्टी फॉर देम फॉर देयर ब्रांड्स। इस तरह के कारोबार में सबसे पहले डिवाइस डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए निवेश की जरूरत थी, जो नसीम ने खुद की बचत और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से रकम जुटाई। ज्यादातर पैसे R&D पर खर्च हुए और प्रोडक्ट बनने के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रिटेलिंग शुरू की गई। फिलहाल गेट एक्टिव स्लिम की कीमत बाजार में 3,999 रुपए है। ग्रोथ पोटेंशियल देखते हुए अब कंपनी को आगे बढ़ने के लिए फंडिंग की जरूरत है। We are trying to reach now every nook and corner of the country. So the major investment is going to happen in the marketing, building a brand of Get Active, making sure that people know about it. Only when people know about it, they can buy it. Because we know that price points are not expensive. It is knowledge of people that something like this is available in the country for them to buy and start using it. So 80% of the fund will go into marketing, brand building, 20% will go into the new product development. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कंपनी ने अपना फोकस R&D पर भी किया है। इसी डिवाइस में नए सेंसर्स ऐड किए जाने पर जोर है, जिससे डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकेगा। To make a sensor which measures blood glucose without intrusively to the patient. Second thing is the heart attack, which is another major curse to the country. We want to measure the heart rate on a regular basis. So whenever the heart rates are higher or lower, it can be alerted through the mobile phone to the person, to the person's relative, and also to the doctor directly. So that is another area which we are working on in the future. गेट एक्टिव स्लिम से कलेक्ट किया गया डेटा क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्टोर किया जाता है, जिसका फायदा आगे चलकर पर्टिकुलर एज ग्रुप्स की जरूरतें समझने के लिए भी किया जा सकता है। Partners like medical fraternity,
they can mine that data to create much better medical outcome. Health insurance companies can use the data to create the product more targeted towards the individuals managing their disease better. So I think we are looking at, on one side, for the consumer companies to use the data for effective selling, on the other side to bring out better outcomes for the healthcare fraternity. अब तक गेट एक्टिव के 4000 प्रोडक्ट से ज्यादा बिक चुके हैं और साल के अंत तक 10,000 के टारगेट के साथ अगले साल 1 लाख यूनिट बेचने का लक्ष्य है। 10,000 यूनिट बेचने पर कंपनी मुनाफा कमाने लगेगी। 2013-14 में 1.5 करोड़ और 2014-15 तक 25 करोड़ के टर्नओवर के लक्ष्य के साथ कंपनी काम कर रही है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स के मुकुंद मोहन से। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। भारत में पिछले पूरे साल एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स की संख्या काफी बढ़ी है और साथ ही एंटरप्रेन्योर्स को भी इससे काफी फायदा मिला है। और जब हम एक्सेलरेटर्स की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। आज हमारे साथ है माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स के मुकुंद मोहन। मुकुंद, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले आप हमें बताएं, माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स के एक्सेलरेटर का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, किस तरह की कंपनियों के साथ आप अब काम कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स के 3 प्रोग्राम्स हैं। एक हमारा सीड फंड है जो ज़्यादातर कंपनी में 50,000 से लेके 250,000 डॉलर डालते हैं हम इन्वेस्टमेंट के ओर से। और हमने ज़्यादातर अराउंड द वर्ल्ड 8 कंपनियों में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इंडिया में अभी तक कोई कंपनी में हम लोग ने इन्वेस्ट शुरू नहीं किया है। 2 कंपनी हम देख रहे हैं जो इन्वेस्ट करेंगे। सो पहला पोर्शन है सीड फंड, दूसरा पोर्शन है एक्सेलरेटर जो आपने बताया। वो एक्सेलरेटर में हमने अभी तक तो 30 से लेकर 40 कंपनी तक में एक्सेलरेटर में जा चुके हैं 3 बैच में। और द थर्ड बैच हमारे अभी 11 कंपनी से 5 कंपनियों का फंडिंग हो चुका है और बाकी सब और कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। और तीसरा जो पार्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स का, वो ब्रॉड इंगेजमेंट होता है। इवेंट्स होते हैं जो स्टार्टअप के साथ हम करते हैं, जो उनको ज्ञान देते हैं कि कैसा करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, अगर आपको शुरू करना है कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कितने लोकेशंस में करना चाहिए। मुकुंद, हमने देखा है भारतीय स्टार्टअप्स प्राइमरीली US बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश में लगी रहती हैं और इनका फिर टारगेट मार्केट भी US रहता है। लेकिन हमने ये भी देखा है धीरे धीरे करके कई ऐसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो भारत की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्या इधर और भी पोटेंशियल दिख रहा है? ऐसी कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल रह पाएंगी आने वाले समय में जो भारत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं? सो भारत एक बड़ा मार्केट है, मगर किसी तरह की चीज़ की कंपनियों को वो अच्छा रहता है। अगर हम जो हम देख रहे हैं अभी तक, तो 60 से ज़्यादा % ऑफ कंपनी US मार्केट को ही टारगेट करते हैं। और वो हमें 5 साल के लिए ऐसा नहीं दिखता है कि वो ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है। क्योंकि एक है कि US मार्केट का प्राइसिंग पावर ज़्यादा होता है। सो कंपनियों को ज़्यादातर पैसे जो मिलते हैं यहाँ पे, उनका प्राइसिंग पावर, बिकॉज द प्राइसिंग पावर स्ट्रॉन्गर, उनको ज़्यादा मिलते हैं पैसे जो उनके साथ एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो मार्केट इंडिया में है उनके अर्ली अडॉप्टर्स बहुत सारे कम होते हैं। सो हमें नहीं लगता कि हमारे कंपनी जो आने वाले हैं हमारे एक्सेलरेटर से, उनका ज़्यादातर इंडिया में फोकस होगा मार्केट। नॉर्मली जो लोग एक्सेलरेटर्स के पास आते हैं या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स के इस एक्सेलरेटर के साथ जुड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि प्राइमरीली आगे जाकर फंडिंग मिल जाए उसी इरादे से आते हैं, या फिर वाकई में आपने देखा है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटरिंग की तलाश में है, अपने बिजनेस को कैसे स्केल करें, इस सब में ज़्यादा जोर लगाने के लिए एक्सेलरेटर्स के साथ जुड़ रहे हैं? ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर आते हैं हमारे लिए एक्सेलरेटर में, वो फंडिंग के लिए ही आते हैं। उन्हें ये सोच है कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेलरेटर में आएंगे तो कोई हमें देखेगा और बताएगा तुम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलरेटर से हो, अच्छी कंपनी होगी, तो हम तुम्हारे लिए थोड़ा पैसे देंगे फंडिंग और ग्रोथ के लिए। अब अगर अभी 6 महीने में द लास्ट 6 मंथ्स हमने ये देखा है कि ज़्यादातर कंपनियां बोल रहे हैं हमें फंडिंग चाहिए, मगर हमें एक बड़ा भी कंपनी बनाना है, और वो बड़ा कंपनी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर अमेरिका में 3 महीने 6 महीने में उनको ज़्यादातर ट्रैक्शन मिल जाता है,
यहाँ पे तो वो 12-18 महीने लग जाते हैं। सो हमें अभी लग रहा है कि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, बोल रहे हैं हमें बिज़नेस बनाना है, अगर हम अच्छा बिज़नेस बनाएंगे तो ज़्यादातर लोग जो फंडिंग करते हैं वो हमारे पीछे आ जाएंगे और बोलेंगे हमें तुम्हारे लिए इनको ग्रो करने के लिए, इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए पैसे देंगे। सो थोड़ा बहुत वो चेंज हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, मगर ज़्यादातर जो लोग आते हैं एंटरप्रेन्योर अभी भी फंडिंग के पीछे ही लगे हुए हैं। क्योंकि आप डे 1 से माइक्रोसॉफ्ट के इंडियन एक्सेलरेटर के साथ जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है किस तरह की कंपनियों को एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स के साथ जुड़ना चाहिए? क्या ये प्राइमरीली अर्ली स्टेज कंपनियों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, या फिर ग्रोथ स्टेज कंपनियां भी एक्सेलरेटर्स की मदद से अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हैं? हमने जो देखा है कि बहुत सारे इंडिया में अभी 21-22 एक्सेलरेटर होंगे टोटली। सब एक्सेलरेटर थोड़े डिफरेंट स्टेज में ऑपरेट करते हैं। एक दो एक्सेलरेटर ये ऐसे हैं, जैसे हमने बताया पैनल में आईआईटी के एक्सेलरेटर, उनका फोकस है कि दो लोग हों, उनके आइडिया को एक प्रोडक्ट बनाएं। और दूसरे एक्सेलरेटर जैसे हमारा होता है, अगर आपके पास एक प्रोटोटाइप होगा तो हम आपको बहुत सारी मदद दे सकते हैं, जैसे कि कस्टमर को इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स को इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे प्रोडक्ट को लेके और ज़्यादातर मार्केट प्लेस में डाल सकते हैं, जिससे तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले किसी और कस्टमर को लाने के लिए। और फिर और ज़्यादा एक्सेलरेटर होते हैं जो अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसे भी हो इन्वेस्टर से, और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट भी हो, और थोड़ा बहुत प्रोडक्ट और मार्केट का फिट भी हो, वो और ज़्यादा तुमको एक्सेलरेट जल्दी करवा सकते हैं। मगर बहुत सारे एक्सेलरेटर्स डिफरेंट स्टेजेस में ऑपरेट करते हैं। लेटर स्टेज कंपनीज़ को एक्सेलरेटर का ज़रूरत ज़्यादातर नहीं होता है, क्योंकि उनके पास 2-3 लोग होते हैं मैनेजमेंट टीम में जो पिछले बार ऐसे कुछ कर चुके होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है कि इनमें बस फोकस मत करो। लेटर स्टेज में पैसे भी ज़्यादा होते हैं। हमने देखा पिछले 2-3 सालों में एक पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है, माहौल काफ़ी ज़्यादा बदलता हुआ दिखाई दिया है, और ऐसे बदलते माहौल में कितनी फैब्रिक भी बदली है एंटरप्रेन्योर्स की, और ये अगर आप बता सके कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक्सेलरेटर्स और इंक्यूबेटर्स एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बढ़ाने के लिए भारत में। स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेप फंक्शन में जाते हैं, ऐसे स्मूथ के जैसे कर्व में नहीं जाते हैं। तो पहला स्टेप फंक्शन था 2008 में, जब बहुत सारे वेंचर इन्वेस्टर्स आ गए हैं। 2 से लेके 15 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा हो गए थे, और फिर थोड़े 3-4 साल के लिए ऐसे ही जा रहा था, और फिर ई कॉमर्स का बूम आ गया था। 70 से ज़्यादा कंपनियों को फंडिंग मिली थी 2010-2011 में। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, बहुत सारे कंपनियां जा चुके थे, बहुत सारी कंपनियों की किसी और ने ख़रीद लिया, किसी ने बेच दिया, और फिर एक्सेलरेटर की बूम आ गई 2012-2013 में। अभी 20 से ज़्यादा एक्सेलरेटर्स हैं इंडिया में, और कंसोलिडेशन फेज़ फिर से शुरू होगा। सो जब वो वेंचर इन्वेस्टर्स आए 2008 में, तो 2010 में बहुत सारे ई कॉमर्स का फंडिंग उन्होंने ही किया था। सो बस ज़्यादातर एक्सेलरेटर्स आ गए हैं, तो कैसे कंपनियाँ आएंगे 2015 में, 2017 में, वो देखा जाना है। मगर 2-4-5 मेट्रिक हैं जो हम देखते हैं: क्वालिटी ऑफ कंपनीज, total number of companies, rate of funding, the quality of new companies that get exits, meaning that वो कंपनियों के बेच जाते हैं या किसी को खरीद देता है। वो सारे मैट्रिक्स में भारत का अभी 2 साल में स्ट्रॉन्ग एंड टू द राइट नंबर्स दिखते जा रहे हैं। उससे पहले 2010 में इतना अच्छा नहीं था। सो और अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा भी। मुकुंद, जाते जाते आपके लिहाज से किस तरह का ट्रेंड हम देखेंगे ओवरऑल स्टार्टअप स्पेस में? क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी फोकस्ड रहेगा, बिग डेटा फोकस्ड रहेगा, या फिर आपको कुछ और नई इंस्पायरिंग आइडियाज़ आती दिख रही हैं? B2B SaaS कंपनीज जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एप्लीकेशन बनाते हैं, मोबाइल में थोड़ा बहुत देखा है, मगर क्लाउड SaaS B2B SMB हेल्थ केयर एजुकेशन में ज़्यादातर होते हैं। और थोड़ा बहुत ऐसे भी कंपनी होती हैं जो US मार्केट में फोकस करें, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में के ओर में इनोवेशन डाल रहे हैं। और अभी भी देखता हूँ 2-4 कंपनियाँ आती हैं जो ई कॉमर्स में फोकस करते हैं, मगर ई कॉमर्स ज़्यादातर कंपनियाँ मैं नहीं देख रहा हूँ आजकल। शुक्रिया मुकुंद, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे मुकुंद मोहन, माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स के एक्सेलरेटर के बारे में डिटेल में बात करते हुए, और साथ ही क्या ट्रेंड्स हम देखेंगे आने वाले साल में जिस पर फोकस रहेगा कंपनियों का। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।
पिछले 10 दिन स्टार्टअप स्पेस के लिए काफी एक्टिव रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों को देख अब छोटी मझौली भारतीय आईटी कंपनियां भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ा रही हैं। पुणे की परसिस्टेंट सिस्टम्स ने एक अर्ली स्टेज वेंचर फंड लॉन्च किया है जो टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स के फाउंडर आनंद देशपांडे। मिस्टर देशपांडे, स्वागत है आपका आवाज एंटरप्रेन्योर पर। सबसे पहले अगर आप हमें ये बता सके, एक अर्ली स्टेज वेंचर फंड को लॉन्च करने के पीछे क्या मकसद है आपका? छोटी कंपनियों को सपोर्ट मिलेगा, पर हमारा भी इसमें स्वार्थ है। हमारा कहना ऐसा है कि हमारी जो कंपनीज भारत में और देश में और विदेश में हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, वो हमारे इकोसिस्टम्स के साथ रिलेटेड हैं। कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज़ में कॉमनैलिटी है, कुछ में कस्टमर्स में कॉमनैलिटी है। तो इस फंड के द्वारा हम लोग इनकरेज करना चाहते हैं, और पॉसिबिलिटी यह भी है कि वो जिस तरह का काम कर रहे हैं वो हमारे से रिलेटेड है, चाहे कस्टमर हो या टेक्नोलॉजी हो। इसमें हम लोग इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करना चाहते हैं। और किस तरह की कंपनियों में आपका निवेश करने का इरादा है? किन एरियाज में ये कंपनियां काम कर रही होंगी? हाँ, तो नॉर्मली जो स्मैक स्टैक कहते हैं, जिसमें सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स और क्लाउड और बिग डेटा, इसी एरियाज़ में हम लोग काम करते हैं। सो ये जो कंपनीज हैं हमारे साथ आइदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं या कस्टमर्स में रिलेशनशिप है। क्या परसिस्टेंट के लिए ये एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, या फिर आप किसी तरह का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होता देख रही हैं इन कंपनियों के साथ, जिनमें आप आगे जाकर भी निवेश करेंगे? हाँ, ये भी हो सकता है, बट हमारा इसमें कुछ रिलेशनशिप हो तब हम लोग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के नाम से काम करना चाहते हैं। सो ये सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर स्ट्रेटेजिक कुछ रिलेशनशिप हो, जहाँ इधर फॉर्मर एम्प्लॉई है या रिलेटेड एरियाज़ में है या कस्टमर रिलेटेड है। ऐसा कुछ हो तो हमारे पैसे का वैल्यू है, अदरवाइज पैसे तो बाकी जगह से भी उनको मिल सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि बड़ी इंटरनेशनल आईटी फर्म्स, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो इस तरह के इनिशिएटिव्स लेकर आगे बढ़ी है। उन्होंने काफ़ी इकोसिस्टम को सपोर्ट किया है। तो अब आपको लग रहा है कि वो ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जैसे जहां पर आप जैसी कंपनियां या फिर दूसरी भारतीय आईटी कंपनियां भी सामने आए और स्टार्टअप्स को मदद करें, उनको गाइड करें? हाँ, अवश्य जा सकती हैं। पहले ही हमारा स्टार्ट था और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में जहाँ कुछ अच्छी कंपनियां हैं, वहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी, कस्टमर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में काम करें। एंड एब्सोल्युटली ज़रूरी है ये हमारी जैसी कंपनियों को, जो इनोवेशन और नई चीज़ें हैं सब बड़ी कंपनीज़ में होना मुश्किल रहता है। समटाइम्स जो नई स्टार्टअप्स हैं उधर काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी या जो एनर्जी रहती है उसको लेवरेज करने के लिए एज एन इन्वेस्टमेंट फोरम परसिस्टेंट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। मिस्टर देशपांडे, आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी के साथ आप शुरुआत करें, क्योंकि आपकी एक टेक बेस्ड कंपनी है, लेकिन क्या आगे जाकर मे बी 2 to 3 years डाउन द लाइन परसिस्टेंट सिस्टम्स, एक अर्ली स्टेज फंड, सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी निवेश करने के लिए तैयार रहेगा? हाँ, एब्सोल्युटली। मतलब मेरे ख्याल से ये हमारा कर्तव्य है कि ये करते रहना चाहिए, क्योंकि जो नई कंपनीज हैं, अगर हम फ्यूचर देखें एज इंडिया, तो इट इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट कंपनीज। एंड परसिस्टेंट जैसी कंपनियां जिन्होंने हमने 22-23 साल से ये काम कर रहे हैं, हमारी एक्सपर्टीज़, फंडिंग, रिलेशनशिप्स, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, जो इकोसिस्टम हम लोग ने बनाया है, वो छोटी कंपनियों के साथ शेयर करना हमारा कर्तव्य है। तो एब्सोल्युटली वी शुड बी डूइंग मोर ऑफ दिस। शुक्रिया मिस्टर देशपांडे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट इस इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू हर्षदा। और दूसरी स्टार्टअप खबरों में, मुंबई बेस्ड ऑनलाइन पेमेंट कंपनी सिट्रस पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को एक जापानी पेमेंट फर्म ई कॉन्टेक्स्ट एशिया और साथ ही बीनॉस एशिया से फंडिंग मिली है। माना जा रहा है कि कंपनी में करीब 34 करोड़ तक का निवेश होगा और ये रकम कंपनी अपने इंटरनेशनल फुटप्रिंट को बढ़ाने में इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा रिचा कार की ऑनलाइन लॉन्जरी स्टोर जिवामे में रॉनी स्क्रूवाला निवेश करने जा रहे हैं। 2 साल पहले लॉन्च हुई बैंगलोर बेस्ड ये फर्म अगले 3 से 5 सालों में 1000 करोड़ की सेल्स को टारगेट कर रही है। कंपनी में आ रहे इन फंड्स का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी बढ़ाने, मार्केटिंग और टियर 2 सिटीज में अपनी रीच को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी ढेरों नए आइडियाज के साथ। तब तक आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के जरिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।